गुलदाउदी की खेती, गुलदाउदी के फ्लावर को जानेंगे अपन, और इसमें कुछ जो सत्र 2 में अपने क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुलदाउदी की किस्मों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। इसकी किस्मों की बात करें तो किस्में बेसिक इसकी किस्मों को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 क्या, मानक किस्में या बड़े फूल वाली किस्में। नंबर 2 स्प्रे किस्में या छोटे फूल वाली किस्में। इसमें आप लोग जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो ये सभी हैं, लेकिन आपको 3-4 किस्मों के बड़े फूल वालों किस्मों के नाम याद होना चाहिए और 3-4 छोटे फूल वाली किस्मों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपको नाम सिंपल लगे, याद हो जाए, तो उसको आप याद कर लेंगे। जैसे इसमें देख लो, इंदिरा, जया, महात्मा गांधी, पूर्णिमा, शांति, स्नोबॉल, है ना। इस टाइप से आप याद कर लें जो आपको याद हो जाएं, सिंपल लगे। छोटे फूल वाली किस्मों में भी आप लोग देख लेंगे, जो आपको सिंपल लगे वो याद कर लेंगे। बीरबल साइनी, जयंती, कुंदन, पूषा अनमोल, पूषा आदित्य, है ना। पूषा अनमोल अपनी गेहूं की भी वैरायटी है, जो 87-37 बोलते हैं, अच्छा गेहूं होता है, ठीक है ना। तो दो गुलदाउदी की और गेहूं की दोनों की होती है ना, पूषा अनमोल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें अच्छा हाँ, इसमें गुलदाउदी के कुछ टाइप्स ऑफ फ्लावर या फूलों के प्रकार दिए गए हैं, जो आप देख लेंगे। आपको जानना जरूरी है गुलदाउदी की वैरायटियों में कितने प्रकार के फूल होते हैं। जिसमें सजावटी फूल ये ऊपर दिए गए हैं, घुमावदार, प्रतिवर्ती और सिंगल और एनीमोन, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लावर है। नंबर ऑफ वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है, तो उनमें अलग अलग फूल निकलेंगे गुलदाउदी के, लेकिन फूल सभी में क्या होगा, गुलदाउदी का होगा, है ना। वो वैरायटीज़ अलग होती हैं। जैसे आपका डॉग होता है ना, कुत्ता, तो कुत्ते में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, लेब्राडोर, पोमेरियन, बिलायची, है ना, छोटा, ये सब वैरायटियाँ होती हैं। ऐसी फ्लावर में फ्लावर तो है गुलदाउदी का, लेकिन उसमें क्या, नंबर ऑफ वैरायटियाँ बहुत सारी होंगी, है ना। तो वैरायटी बहुत सारी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थोड़ी मैं इसको इस साइड कर दूँ, हाँ। गुलदाउदी की वनस्पतिक प्रवर्धन के बारे में लिखिए। तो गुलदाउदी के प्रवर्धन की बात करें तो गुलदाउदी का प्रवर्धन कई प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसमें दिया भी गया है, एक तो सीड द्वारा, बीज द्वारा होता है। बीज की बात करें तो बीज द्वारा कैसे होता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसे। इसे पढ़ते हैं। बीज के माध्यम से उगाए गए पौधे रंग, आकृति और आकार सहित विविधताओं की एक श्रृंखला प्रतिदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ये 10 दिनों के अंदर अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 40 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना भैया। 10 दिन में ये अंकुरित हो जाते हैं, जो सीड से उगाते हैं आप लोग, और 40 दिन में ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी रहते हैं। नर्सरी से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कहाँ, खेत के लिए, ठीक है। अब बीज के बाद अब ये गुलदाउदी कैसे लग जाता है, सकर्स से। सकर्स होता क्या है, सकर्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपका एक प्लांट है या पौधा है फ्लावर का, उसके नीचे से क्या दूसरे पौधा जड़ से निकल आए, ठीक है ना, छोटा नन्ना सा पौधा निकल के आए, उसे अपन क्या बोलेंगे, सकर्स से। तो वो नन्हे पौधे को अपन लगा लेते हैं। जैसे केला में सकर्स निकलता है ना, सकर्स लगता है केला का, तो सकर्स को अपन लगा देते हैं और केला का नया प्लांट बन जाता है। इसी प्रकार गुलदाउदी में भी सकर्स को अपन लगा सकते हैं। तो सकर्स देख लेंगे अपन, मैं आगे दिखाऊंगा, ये आप फोटो भी है, आप लोग चाहें तो इसमें भी देख सकते हो, है ना। सकर्स को एक बार पढ़ लेते हैं। जब फूल निकलना समाप्त हो जाता है तो गुलदाउदी का तना जमीन के ठीक ऊपर से काट दिया जाता है, ताकि इसे सकिंग के लिए प्रदर्शित किया जा सके। पर्याप्त वृद्धि के बाद सकर्स को अलग करके रेतीली मिट्टी में लगाया जाता है, और जिसकी जड़ें अच्छी होती हैं उन्हें सीधे खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। सकर्स बनना, सकरिंग, एक प्राकृतिक घटना है जिसे फूल आने के बाद मुख्य सूट को हटाकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और चूंकि इन सकर्स में जड़ें पहले से क्या होती हैं, है ना, पहले से होती हैं, इसलिए इनकी स्थापना लगभग निश्चित है। हालांकि विकास और फूल आने में एकरूपता नहीं होती, और मदर प्लांट को होने वाली बीमारियों के होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है ना। इसको अपन समझेंगे क्या बोल रहा है। जो नीचे प्लांट्स होता है उसको, सूट को, यानी अपन उसके स्टेम को ऊपर से काट देते हैं, तने को काट देते हैं, है ना, ज़मीन से कुछ गहराई 1 से 2 फीट ऊपर जाकर उसको कट कर देते हैं, ठीक है ना। 2 फीट नहीं, सॉरी, इसका ये प्लांट छोटा होता है, तो आप देख लेंगे जितना प्लांट होता है उसके 1/3 भाग में काट देते हैं, है ना। ऊपर 1/3 भाग को, 1/3 भाग को ऊपर काट देते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे बहुत सारे सकर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उन सकर्स में चूँकि जड़ भी होती है, तो अगर जड़ है तो जायज़ बात है वो क्या होगा, वो पौधा लग जाएगा। ऐसे ही अपन इसे लगा देते हैं, ठीक है ना। यही ये अब बोल रहा है कि मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में सकर्स को लगा देते हैं और वो अपना नया पौधा बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ होती है, अगर अपने मदर प्लांट यानी जिस प्लांट का वो पौधा है उसमें कोई डिजीज़ है, तो ये आपके सकर्स में भी डिजीज़ आ जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट करें, दवाई जो आती है विभिन्न प्रकार की दवाई से आप उसे उपचारित करके फिर लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉरी हाँ, ये दिखा दूँ मैं आपको, ये प्लांट है,
गुलदाउदी का, इसमें देखो आप ये जो ये प्लांट निकल रहा है छोटा सा नन्हा सा, इसे क्या बोलेंगे अपन, सकर्स। ये भी निकल रहा है, ये अपना क्या है, मेन प्लांट है। इसके जड़ें फैल रही हैं, तो क्या निकल रहा है, ये सकर्स निकल रहा है, एक ये सकर्स निकल रहा है, ठीक है। ये सकर्स है, इसे अपन चाहें तो दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो लग जाएगा। ये गुलदाउदी के सीड हैं, बीज द्वारा जो लगता है, ये बीज हैं गुलदाउदी के, ये फ्लावर है गुलदाउदी का। आप देख लें ताकि कभी आप इनसे रूबरू हों तो आप समझ जाएँ ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हाँ, कलम। एक चीज़ से और लगता है भैया गुलदाउदी, कलम द्वारा लग जाता है, ठीक है। कटिंग, कलम को पढ़ लेते हैं। टर्मिनल या टिप कटिंग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे, कितना, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे। चूंकि इसका प्लांट ज़्यादा बड़ा होता नहीं है तो इसको छोटी कलम लेंगे, इसकी कितनी, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी, एक स्वस्थ डंठल से लिए जाते हैं। रेसाडिक्स या 500 ppm IBM क्या है भैया, ये IBM क्या है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एक हार्मोन टाइप का है जो क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है या जड़ों का विकास करता है, ठीक है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं, इसकी कटिंग को डुबो लेते हैं और फिर लगा देते हैं, ठीक है। कटिंग को 30 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रेत की क्यारी में फिल्टर्ड लाइट की तरह तहत लगाया जाता है, जिसके बाद तुरंत सिंचाई के साथ 3 से 4 सप्ताह तक बढ़ने दिया जाता है। ये रोपाई के लिए तैयार हो जाता है ना, तब तक ये रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना भैया। ऐसे लगाते हैं, क्या करते हैं, नर्सरी में अपन इसको IBM से उपचारित कर लेते हैं। उसके बाद रेत की क्यारी में क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। रेत की क्यारी में क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर अपन गीली जगह में लगाएंगे तो उसमें सड़ने का डर सबसे ज़्यादा रहता है ना, ये गल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं ना, सड़ गल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन कलम से भी लगा सकते हैं। कलम आप देख सकते हो, ऊपर मैंने डायग्राम लगाया भी है, कलम कैसे इसकी कलम काटते हैं, आगे भी मैंने दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा भी है हाउ टू ग्रो क्राइसैंथेमम फ्रॉम कटिंग, यानी कि आप इसको गुलदाउदी को कैसे ग्रो कर सकते हो कटिंग के द्वारा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये प्लांट है गुलदाउदी को, इसको कट किया, ये कट करके इसको लगा देंगे अपन, ठीक है ना, ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलदाउदी में डिसबडिंग क्या होता है। डिसबडिंग की बात करें तो डिसबडिंग क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ। देखो, ये कार्य ज़्यादातर बड़े फूलों वाली और सजावटी किस्मों में किए जाते हैं। डिसबडिंग फूलों की संख्या और आकार को नियंत्रित करने के लिए पार्श्व कलिकाओं को हटाना है। बड़े फूल प्रकार की किस्मों में बड़े आकार के फूल या छोटे फूल प्रकार की किस्मों में बड़ी संख्या में प्राप्त करने के लिए फूलों की अपरिपक्व कलियों को हटा दिया जाता है। मानक प्रकारों और अन्य में जहां केवल एक सबसे बड़ी कली होनी चाहिए, केंद्र के चारों ओर अन्य अक्षीय कलियों को हटा दिया जाता है। स्प्रे किस्मों में बड़ी मध्य कली को हटा दिया जाता है और पार्श्व कली को स्प्रे स्प्रे के प्रकार के आधार पर विकसित होने दिया जाता है, ठीक है ना भैया। ये आपको समझ आ गया ना। देख लो क्या करते हैं अपन डिसबडिंग में, जैसे आपका प्लांट लगा है, ये आपका क्या लगा है, प्लांट लगा है, प्लांट में ये क्या है, फ्लावर है, ये फ्लावर हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेन फ्लावर को छोड़ देंगे, इसको नहीं हटाएंगे। ये जो बड्स हैं फ्लावर की, इनको आप तोड़ देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, जो न्यूट्रेंट्स या पोषक तत्व ये फ्लावर्स ले रहे थे, और चूंकि ये इतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप एक फ्लावर लेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, हेल्दी होगा, आकर्षक होगा, और उसमें वो भी एक अलग ग्लो दिखेगा, है ना, ठीक है ना। तो इसकी बर्ड्स को क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं। तो ये छोटे छोटे फूलों को हटा देना, ये क्या क्या बोलेंगे इसे, बर्ड्स, बर्ड्स को हटाना, है ना, इसे बोलेंगे अपन क्या, डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग ऑफ क्राइसैंथेमम प्लांट, यहाँ लिखा भी है क्या, डिसबर्डिंग ऑफ क्राइसैंथेमम प्लांट। तो इन बर्ड्स को हटा देते हैं और मैन फूल को रखते हैं, जिससे अपना मैन फूल क्या होता है, हेल्दी होता है और आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलदाउदी में स्टैकिंग के बारे में लिखिए तथा इसके लाभ बताइए। लाभ मैंने इसमें लिखे नहीं है, मैं बता दूंगा, है ना। तो स्टैकिंग क्या होती है आप लोग जानते भी हैं, मैं कई बार क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको देख लो एक बार। गुलदाउदी में पौधों को सीधा उचित आकार में रखने के लिए और पौधे को गिरने से रोकने के लिए, विशेष रूप से लंबी किस्मों के मामले में स्टैकिंग बहुत आवश्यक है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैक्स बिलों और बांस से तैयार किए जाते हैं। सिंगल ब्लूम उत्पादन के लिए केवल स्टैक की आवश्यकता होती है, लेकिन बाहरी ब्लूमर्स के लिए गमले और पौधे की बाहरी विकास को नियंत्रित करने के लिए 3 से 5 स्टैक्स का उपयोग किया जाता है। एक परिपूर्ण और शानदार दिखने के लिए स्टैक्स हमेशा फूल खिलने के स्तर से थोड़ा छोटा होना ज़रूरी है। इसको समझ लो स्टैकिंग होती क्या है, ये डायग्राम भी है, डायग्राम में आप देख सकते हो, है ना। अगर आपको नहीं समझ आए तो यहाँ, हाँ, देखो स्टैकिंग होता क्या है, आप
चूँकि ये फ्लावर होते क्या हैं, ये शाखीय पौधे होते हैं, ज़्यादा इनका स्टेम मजबूत नहीं होता है, लचीला होता है। तो इसको क्या करते हैं आप, सहारा देते हैं लकड़ी या डंठलों के थ्रू, या इसके तार, ये देख रहे होंगे आप, पतला सा तार बुना हुआ है। तो क्या होगा, आप ये इनके फ्लावर जैसे भी आएंगे तो ये फ्लावर आसानी से ऊपर कितने भी बड़े हों, ये तार और ये बांस के डंडे इसे क्या करेंगे, सीधा खड़ा रखने में सहायता करेंगे, ठीक है ना। और आपकी फसल हवा के द्वारा गिरेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, स्टैकिंग। स्टैकिंग के लाभ की बात करें तो लाभ, सबसे पहला लाभ तो इसमें यही है कि ये हवा चलने से, अगर आप स्टैकिंग कर देते हो तो हवा चलने से आपका प्लांट या फ्लावर प्लांट गिरता नहीं है, ठीक है, लॉजिंग नहीं होती है, गिरता नहीं है और गिरेगा नहीं, तो वो फ्लावर अच्छा देगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये लाभ हो गया। सेकंड लाभ की बात करूँ मैं, तो चूँकि आप स्टैकिंग कर देते हैं तो स्टैकिंग करने से आपके प्लांट्स प्रॉपर वे में सीधे खड़े रहते हैं, जिससे आपको सनलाइट सभी पौधों को आसानी से अच्छी तरह से मिल जाती है। उसके साथ साथ हवा भी मिल जाती है और सभी को पानी और पोषक तत्व सही मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसमें इसमें भी कुछ लाभ दिए गए हैं, जैसे देख लो, गुलदाउदी के पौधे को सीधा, हाँ, स्टैकिंग करेंगे तो सीधा खड़ा होगा, ये भी लाभ है। उचित आकार में रखने के लिए, अगर आकार भी आपको एक अच्छा आकर्षक आकार बनाना है फूल का और पौधे का, क्योंकि पौधे भी कई आकर्षक होते हैं, है ना, ये भी पौधा आकर्षक होता है, उसको अच्छे आकार में उचित आकार देने के लिए स्टैकिंग कर देंगे तो वो सही आकार में दिखेंगे और एक से लगेंगे, ठीक है। पौधे को गिरने से रोकने के लिए ये चीज़ इसमें भी दी है, लॉजिंग या गिरने से रोकने के लिए ये भी लाभ है। विशेष रूप से लंबी किस्मों के मामले में स्टैकिंग बहुत, हाँ, ये बोल रहा है कि लंबी किस्मों में स्टैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये कुछ लाभ थे जो आप लोग समझ गए होंगे स्टैकिंग के, ठीक है। ओके, आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ होते हैं समाप्त। मैं आशा करता हूँ आप इसको देखेंगे और समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद अपन इकाई 1 का सत्र 3 देखेंगे, जिसमें अपना कल्टीवेशन ऑफ ट्यूबरोज़, है ना, रजनीगंधा की खेती है। तो रजनीगंधा के बारे में अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।